हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो है कि हम उपस्थित हुए हैं जो डबल एओ का प्रश्न आया है। ठीक है, जैसे प्रश्न को आप देखें करेंट सेक्शन में खास करके अभी हम बात करेंगे, फिर जो है कि विभिन्न विषयों पे बात होते रहेगी। और निश्चित रूप से इस बार जो है 67वीं बीपीएससी में आप लोगों को टाइम जो है बहुत कम मिल रहा है। तो ऐसे में आपको जो है उत्तर लेखन जो है कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि प्रश्न की प्रवृत्ति को समझना भी अभी वर्तमान समय में एक चुनौती है। तो अभी प्रयास हम करेंगे कि क्वेश्चन जो आए हैं डबल एओ में उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना था करेंट वाले खंड में, और किन किन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे तो बेहतर आपके लिए हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रश्न का आप चयन करते हैं उस समय जिसमें आपके पास मैटर कंटेंट आपके पास अधिक हो, जिसको आप सहज ढंग से लिख सकें, उन्हीं प्रश्नों का चयन आपको करेंट में करना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन हम देखें, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार ने एयर इंडिया का टाटा समूह को हस्तांतरण क्यों किया? हस्तांतरण के बाद एयर इंडिया के कामकाज में कौन कौन से परिवर्तन होंगे? देखिए, हस्तांतरण भारत सरकार के पास स्वामित्व जो है, एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास? स्वामित्व जो है कि आपको एयर इंडिया का पहले किसके पास था? भारत सरकार के पास। और ये स्वामित्व एयर इंडिया का जो भारत सरकार के पास था, अब उसका स्वामित्व किसके पास चला गया? टाटा समूह के पास। और ये जो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन को समझे बिना अगर आप अटेम्प्ट किए और कहानी की तरह आप उत्तर लिख देते हैं तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। जो भारत सरकार है वो किस क्षेत्र का है? लोक क्षेत्र। नेचर समझना है क्वेश्चन। और टाटा समूह क्या है? निजी क्षेत्र। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोक क्षेत्रक से कोई भी चीज निजी क्षेत्रक को सौंपी जाती है तो उसके पीछे दो तीन कारक महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होंगे ये जानना है आपको। सबसे पहला कारक है इनोवेशन। ठीक है, नए तकनीकों का अपनाना। तो नए तकनीक को जब अपनाना होता है तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी ख्याल रखना होता है। तो इसमें क्या है? तकनीक का इनपुट डालना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें सुविधाएं क्या करनी है? अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप। और जब इन चीजों को डालना है तो इसके लिए आवश्यकता क्या होगी? आर्थिक आवश्यकता। और आर्थिक आवश्यकता को अगर पूरा करने में लोक क्षेत्रक संभव नहीं कर पाता है इन चीजों को, तो फिर क्या करना होगा? तो फिर करना होगा आपको विकल्प क्या है? आपके पास विकल्प है निजी क्षेत्र के पास जाना। और चूंकि टाटा समूह को पहले से ही आइडिया है, विमानन क्षेत्र में पहले से ही काम की है, तो इसीलिए टाटा समूह को इसको सौंपा जाना क्या था? उचित कदम था। अब इसका लाभ क्या होगा? क्वेश्चन यही है, लाभ क्या होगा? तो इसमें तो आराम से आप 3-4 पैराग्राफ आप लिख सकते थे। पहला लाभ तो होगा कि टाटा समूह के पास जाएगा तो फिर उसमें आर्थिक जो है जिम्मेदारी से सरकार को क्या होना पड़ा? बचना पड़ गया, बच सकती है सरकार। अब जो निवेश करेगा अब कौन करेगा? टाटा समूह करेगा। और फिर दूसरा क्या होगा यहाँ पे? तकनीक। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक और तकनीक है उसको इनपुट को डालने का काम करेगी टाटा समूह। और फिर क्या होगा? इससे क्या होगा? फिर मानव जो पूंजी होता है, ठीक है, उसको भी राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो पेशेवर लोग हैं उनको भी बुलाकर कैसे जो है कि आपको एयर इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार करना है, कैसे उसमें डेवलपमेंट करना है, ये सारे इनपुट को डालेगी।
तो ये सभी आपको लिखना था। इसके अलावा फिर क्या होगा? इसके अलावा फिर क्या होगा? सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, पहले क्या था? लिमिट एरिया में था। अब टाटा समूह के पास जब हस्तांतरण हुआ है तब क्या कहा जा रहा है कि बिहार के साथ साथ बिहार में भी अन्य राज्यों में भी जो है एयर इंडिया की विमान क्या होगी? ज्यादा संख्या में विमान आएगी और ज्यादा लोगों को सुविधाएं सुनिश्चित कर पाएगी। यानी कि सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य है लोगों की सुविधाओं को, गुणवत्ता को क्या करना? बढ़ाना। और इसके लिए अगर निजीकरण भी किया जा रहा है तो वो उचित है, बशर्ते कि जनता के हितों को सुनिश्चित किया जा सके। और इसी के पक्ष में आपको सेकेंड जो पैराग्राफ पूछा गया है कि एयर इंडिया के कामकाज में कौन कौन से परिवर्तन होंगे। तो परिवर्तन क्या क्या होगा? निजीकरण को जब जाएगा कोई भी चीज तो क्या होगा? सुविधाएं तो, लेकिन उसके लिए आपको कीमत हो सकता है प्रारंभिक दौर में अधिक चुकानी पड़े, तो ये भी हो सकता है। 2-3 पॉइंट आपको पॉजिटिव, एक आध पॉइंट आप नेगेटिव भी डाल सकते हैं, करते हुए आपको निष्कर्ष देना था। अब है ऑपरेशन गंगा। एक मिनट रुकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, लेकिन कैसे उसको लिखना है ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, चुनौती यही एग्जाम हॉल में। अब देखिए इसमें कैसे करना है ऑपरेशन गंगा। अब क्वेश्चन जो है अगर देखिएगा, ऑपरेशन गंगा जो है आपको क्या था? रूस और यूक्रेन जो युद्ध चल रहा था, तो उसी में जो है कि भारत अपनी क्या कर रही थी? भारत अपनी आवश्यकता क्या थी भारत की? यहां जो लोग फंसे हुए थे रूस में या यूक्रेन में, ज्यादातर लोग कहां थे? यूक्रेन में। और रसिया जैसा अगर ताकतवर देश यूक्रेन पर हमला करता, और जो आगे किया भी, तो आशंका था कि बहुत संख्या में भारतीय भी मारे जाएंगे। और चूंकि आप जानते ही होंगे कि बिहार से बहुत बड़ा लिंक जुड़ा हुआ है, बिहार के बहुत सारे छात्र, और बिहार के अलावा देश के अन्य भागों के भी छात्र थे, लेकिन बिहारियों की संख्या अधिक थी। मेडिकल का कोर्स करने के लिए कहां गए हुए थे? यूक्रेन। तो इन लोगों को जो है कि मानवीय क्षति ना हो, पहली आवश्यकता भारत की क्या थी? मानवीय क्षति को रोकना। क्योंकि देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि भारत के ये मानव पूंजी जो है अपने आप में एक क्या थी? एसेट के, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल के छात्र वहां पर थे। तो इनको निकालने के लिए भारत ने क्या किया? कूटनीति का प्रयोग किया। भारत की देखिए कूटनीति को समझना होगा। जब रूस यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, तो उसमें पक्ष लेने का जब भारत के जब विचार आया कि भारत किसका पक्ष लेगा यूएनओ में, तो भारत ने किसी का भी पक्ष यहां पर क्या हुआ? स्पष्ट रूप से नहीं लिया। लेकिन इसके संदर्भ में तरह तरह की बातें चली कि पक्ष नहीं लेने का मतलब है कि इंडिया रसिया को इनडायरेक्टली मदद किया है, लेकिन हमें इन चीजों को नहीं लिखना है। ये कूटनीति जीत थी भारत की, क्योंकि भारत को पहली प्राथमिकता क्या थी? दोनों देशों में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना। और इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए 2-3 स्तर पे हम इसे समझ सकते हैं। भारत क्या बोला कि यूक्रेन को अगर मानव क्षति होती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चिकित्सीय सहायता हम उसे पहुंचाएंगे, मेडिसिन देंगे, दवा देंगे, सब चीज देंगे, लेकिन भारतीय को क्षति नहीं होना चाहिए। रूस से भी यह कहा गया कि किसी भी भारतीय को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। और रूस और यूक्रेन के युद्ध तो हो रहे थे, लेकिन अगर युद्ध के दौरान कोई भारतीय तिरंगा लहराती हुई गाड़ी अगर जाती थी, गुजरती थी, तो उस पर मिसाइल रूस भी
नहीं दाग रहा था। तो ये कहीं ना कहीं भारत का क्या था, कूटनीतिक जीत था। और भारतीयों को निकालने में भी क्या हुआ, सफलता प्राप्त हुई। चीजों को समझना है। देखिए पॉइंट है, आपको ऑपरेशन गंगा पर ही है, तो बहुत लोग परेशान हुए होंगे कि इसमें कैसे क्या करें, बहुत ज्यादा इसमें तो समझ में चीजें डायरेक्टली नहीं आएगी, लेकिन वहां कूटनीति किस तरह से भारत किया और भारतीयों को कैसे निकाला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आप क्या जानते हैं, तो पहला पैराग्राफ में रूस यूक्रेन युद्ध को दिखाएंगे। फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर ऑपरेशन जो गंगा है, इसको ये ऑपरेशन गंगा क्या है, तो इस युद्ध के बारे में बताइएगा, फिर बोलिएगा किसी का एक मिशन का पार्ट है और इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों को बाहर निकालना, और उसके लिए भारत ने क्या क्या हथकंडा अपनाया भी आपको चर्चा कर देना है। भारत सरकार ने कैसे निष्पादित किया, मतलब पूर्णतः कूटनीति रणनीति पर यह प्रश्न पूछा गया है, और अगर आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में उसकी चर्चा कर देते हैं तो आपको अंक मिलेंगे। और उसमें कुछ बिहार का भी एक पैराग्राफ आप जोड़ दीजिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी लिखा जा सकता था, हालांकि कंटेंट का वहां अभाव कुछ छात्रों को देखने को मिला होगा। अगर अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो कंटेंट का अभाव नहीं है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर समस्या इस क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेडिकल छात्र के अलावे भी बहुत सारे भारतीय वहां रह रहे थे, ठीक है, वो भी चीजों को डालना है आपको। और फिर भारत चिकित्सीय सहायता जो पहुंचाया है, ये बहुत बड़ा मानवता का पॉइंट है कि भारत यूक्रेन के पक्ष में वोट नहीं किया, लेकिन यूक्रेन के पक्ष में उसने मानवता के नाते बहुत सारी सहायता की, जो कि बहुत बड़ा आपको जो है कि कहा जा सकता है कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको शामिल करना है। समस्या तो था ही कि रूस हमारा साथ बहुत बार दिया था, तो रूस का डायरेक्टली भी हम विरोध नहीं कर सकते थे, और इसी कारण था कि हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से तो यूक्रेन का समर्थन नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारा हेल्प हमने यूक्रेन को पहुंचाया। और ये ऑपरेशन गंगा का बहुत बड़ा कूटनीतिक रणनीतिक हम लोगों का जीत था, क्योंकि वहां पे हम बहुत सारे भारतीयों को जो फंसे हुए थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि रूस की जो मिसाइलें थी यूक्रेन की सेना पर तो चल रही थी, यूक्रेन के लोगों पर चल रही थी, लेकिन भारतीय तिरंगा अगर लहराता हुआ किसी गाड़ी पर दिखाई पड़ता था तो भारतीय तिरंगा पे जो है कि भारतीय गाड़ी पर कभी भी हमला नहीं किया गया। अब आगे चलते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन है रसिया यूक्रेन युद्ध, मतलब दो क्वेश्चन इसे पूछा है डबल ए। अब क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 50% लोग यहीं पे जो है कि दाएं बाएं करने लगे। अब क्वेश्चन बीपीएससी बहुत अच्छे ढंग से जांचती है, कंटेंट अगर है क्वेश्चन से मिला जुला तब नंबर मिलेगा, अगर नहीं है तो नंबर नहीं मिलेगा। अब है रसिया यूक्रेन युद्ध का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। देखिए क्वेश्चन क्या है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बहुत बड़ा, इसका अर्थ आपको किस परिप्रेक्ष्य में लेना है, पर कैसा असर पड़ा, विस्तार पूर्वक वर्णन करना। अब रसिया और यूक्रेन जो युद्ध हुआ, अब खाद्य आपूर्ति में देखिए यूक्रेन क्या था, गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक था। अब गेहूं का उत्पादक क्या हुआ, वहां पर अवरुद्ध होगा, क्योंकि युद्ध के चपेट में आप तो जान ही रहे हैं कि रसिया कितना बमबारी किया है यूक्रेन पे, और इसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन घटा यूक्रेन में गेहूं। और भारत को भी यहां पर क्या करना पड़ा है, निर्यात को जो है कि रोकना पड़ा। आगे चलकर कहा कि भारत भी निर्यात गेहूं का नहीं करेगा, क्योंकि खुद जो है कि खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित करना एक चुनौती। फिर एक मैटर आया आपको चाय वाला। चाय का क्या था, चाय में क्या था कि आपको चाय का बहुत बड़ा जो है श्रीलंका यहां निर्यातक हुआ करता था इन कंट्रीज में, और इसके कारण युद्ध जब हुआ
तो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए और इसका कारण, इसका एक जो है कि दुष्परिणाम श्रीलंका को भी झेलना पड़ा कि चाय को सप्लाई वहां पे वो नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर आप दिखा सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्टर है उसको आपको पहले लिखना होगा। पेट्रोलियम के मामले में रसिया से पेट्रोलियम भारत मंगाता रहा, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये मुद्दा को आपको लिखना है। और रक्षा उत्पादों को जो है कि विश्व के कोई भी देश रसिया से नहीं मंगवा सकते थे, इस पर प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, तो सारे मुद्दे को अच्छे ढंग से अगर पैराग्राफ में आप पहले रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ उसके बारे में चर्चा कर देना है, फिर वैश्विक खाद्य आपूर्ति कैसे प्रभावित हुई है। ठीक है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, तो इसमें आपूर्ति श्रृंखला में तो पेट्रोलियम भी आ जाएगा, पेट्रोलियम भी, लेकिन इंडिया को यहाँ पर छूट था। तो ठीक है, इंडिया ने इसका लाभ उठाया, इसके कारण पेट्रोलियम में जो है कि भारत की आपूर्ति लगातार होती रही। उसके अलावे जो चीज है, हालांकि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जो पेट्रोलियम उत्पाद रसिया से भी मंगाया गया, तो रसिया से भी पेट्रोलियम जो है क्या हो गया, अगर रसिया का पेट्रोलियम अन्य देशों को नहीं जाएगा तो इससे वैश्विक बाजार पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अन्य देश के बास्केट से हम लोग पेट्रोलियम मंगा रहे हैं और वहां पर क्या होगा, उच्च कीमत भारत को भी चुकाना होगा। ठीक है, उनको समझिए। तो ये पूरा डीप में आपको लिखना पड़ेगा ये मैटर को। ठीक है, पेट्रोलियम भारत रसिया से मंगा रहा था, लेकिन अपने कुल जो प्रयोग करने की क्षमता थी उसका मात्र लगभग 15 से 18%, और बाकी जो आवश्यकता की पूर्ति करनी थी, चूंकि रसिया तो अन्य देशों को नहीं दे रहा था, तो ऐसी स्थिति में भारत को भी क्या करना पड़ा, उच्च कीमत चुकाना पड़ रहा था। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छे ढंग से फॉर्मेट बना के फिर आपको लिखना है निष्कर्ष, एक अच्छे ढंग से आप लिख दीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध को जो है कि विराम होना चाहिए, जिससे कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति जो है अच्छे ढंग से हो पाए, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, और जो महंगाई बढ़ी है उस पर अंकुश लगे। तो सारे चीज को, कंटेंट को अच्छे ढंग से अगर आप लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन जो है वो जटिल प्रवृत्ति की भले ही है, लेकिन अगर विश्लेषण क्षमता आपके पास है तो आप बेहतर अंक यहां पर ले पाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोग, जो भी क्वेश्चन है लगभग टेस्ट सीरीज से है हम लोग का। लोग बार बार बोलते हैं टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कीजिए, अच्छे से काम कीजिए टॉपिक पे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और समझाया भी जाता है कुछ कुछ चीज़ों को, जो जटिल चीज़ें हैं उसको कैसे लिखना है, क्या करना है, चीज़ों को कैसे आप एक्सप्लेन करें समय समय पे, तो बेहतर अंक तभी मिलेगा ना जब आप बेहतर प्रयास करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, श्रीलंका गहरे राजनीतिक, क्वेश्चन को गौर से पढ़ा कीजिए, और आर्थिक संकट के दलदल में क्यों फंस गया, इसके पीछे के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय सुझाइए। किसका कारण पता करना है, गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट। अब गहरे राजनीतिक का परिप्रेक्ष्य क्या है, चीन के साथ क्या किया था, चीन को उच्च ब्याज दर पर ऋण लेकर वहां पर क्या बंदरगाह निर्माण करना श्रीलंका के द्वारा, ये एक नकारात्मक कदम था। ठीक है, आर्थिक पॉलिसी में क्या क्या था, देखिए सारे चीज को अगर आप अच्छे ढंग से समझेंगे, बेहतर ढंग से कम्युनिकेट करेंगे, तभी आपको बेहतर अंक मिलेंगे। ठीक है, ये तो था ही, उच्च ब्याज दर यहां चुकाना था, उसको दर पर ऋण लीजिएगा तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। और आर्थिक संकट में क्या कौन कौन सी चीजें थी, अब इसमें फिर क्या था, रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा था, ये भी एक कारण था कि यहाँ पर चाय बहुत मात्रा में निर्यात, दोनों ही कंट्री को चाय बहुत मात्रा में
निर्यात करता था कौन? श्रीलंका। अब युद्ध जब चल रहा था तो बहुत सारे वैश्विक प्रतिबंध भी जो लगाए गए, जिसके कारण चीन जो है कि आपको चाय को सप्लाई नहीं कर सकता था, रूस यूक्रेन श्रीलंका से चाय नहीं जाएगी वहां, तो इनको कीमत क्या होगी? नहीं मिलेगी। फिर क्या हो गया? आर्थिक संकट। एक और अन्य कारक क्या हो गया? कोरोना आ गया। इसके कारण जो पर्यटन का स्कोप था श्रीलंका में, क्योंकि पर्यटन से बहुत सारा जो है कि भाग वहां का राजस्व की आपूर्ति होती थी, वो क्या हो पाएगी? सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो एक ये निगेटिव यहां पर हो गया। और वहां की सरकार ने क्या किया? जैविक कृषि के उत्पादन पर बल, जबकि उतने लोगों की खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित करना था वहां पे, तो जैविक कृषि उत्पाद अगर आप ज्यादा मात्रा में कीजिएगा, प्लस कोरोना भी आ गया, तो खाद्यान्न आपूर्ति अपने देश में आप कहां से कर पाइएगा उतना मात्रा में? श्रीलंका जैसा कंट्री में तो और समस्या आ जाएगा। और इन सभी का परिणाम क्या हुआ? श्रीलंका की स्थिति दयनीय। अब इसको उभारने के लिए कोरोना जब खत्म हुआ तो पर्यटन का भी स्कोप बढ़ गया है। अब ऋण महंगे दर पर जो आप लिए हैं, ऋण लेने वाला वैश्विक जो पॉलिसी है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। कृषि उत्पाद को बढ़ाना पड़ेगा, रासायनिक जो खाद्य पदार्थ हैं उनका भी प्रयोग कीजिए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। पहले तो लोगों को खिलाना जरूरी है ना, 100 बरस तो जिएंगे तभी जब पहले भोजन कर लेंगे। तो आपको खाद्यान्न जो आपूर्ति है उसको भी सुनिश्चित करना है, आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर वाला भी कॉन्सेप्ट जो है भारत का, मोदी जी का है, ठीक है, श्रीलंका में भी लाइए। और इन सभी चीजों का क्या होगा परिणाम? स्थिति क्या होगा? बेहतर हो जाएगा श्रीलंका का। और फिर एक निष्कर्ष दे दी। तो इस तरह से करेंट वाले खंड में आप बेहतर कर सकते हो। तो निश्चित रूप से हम लोग समय समय पे हर एक चीजों पे बात करेंगे, और हम लोगों के ऐप पे तो चलते ही रहता है। तो निश्चित रूप से अब जो रणनीति है बीपीएससी में, परंपरागत रूप से आपको लेखन शैली पे नंबर नहीं मिलेगा। आपको तैयारी जो करना है वो पूरा रणनीतिक ढंग से करना है, जिससे कि चीजों को अच्छे ढंग से विश्लेषण करने की क्षमता आप में आएगी, तभी आप वहां बेहतर अंक ला पाएंगे। और इसके अलावा डीआई का जो क्लास, जिनको जुड़ना है डीआई के क्लास से, हम लोगों के यहाँ से, वो लोग डीआई के क्लास से जुड़ें और बेहतर करें। मैं तो यही चाहता हूं कि सभी विषयों में बेहतर हो लोगों का परफॉर्मेंस, और निश्चित रूप से जो बीपीएससी के बदलते पैटर्न है वहां पर छात्र सामंजस्य बनाए, तभी वहां पर बेहतर स्कोर ला पाना संभव हो सकेगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और बात होती रहेगी। ठीक है, सभी लोगों को